हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष कुमार आरोही जीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो थोड़ा कन्वेंशनल टॉपिक से हट के है। ये इसका नाम मैंने माइंड मैप्स रख दिया है। ठीक है, इसमें मैं आपको पॉलिटी की बेसिक चीजें बताऊंगा, एकदम जो बेसिक्स हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। पहला स्लाइड है कि स्टेट का 3 ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। हम्म, इसको मैंने इसलिए ये कर रख इस तरह डिवाइड कर दिया है। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया। अब लेजिस्लेटिव का क्या काम है? तो लेजिस्लेटिव का काम है कि आप लोग सबको पता होगा, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव का काम है कि टू मेक लॉ, यही है ना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव का काम हो गया कि ये जो लॉ बना रहा है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो इसका काम हो गया इम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, और जुडिशियरी का क्या काम है? जो लॉ बनाया लेजिस्लेटिव, उसको इम्प्लीमेंट किया एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी का काम है कि उस लॉ को इंटरप्रेट करना कि लॉ सही है कि नहीं है। ठीक है, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट लॉज। ठीक है, अभी मैंने एग्जीक्यूटिव यहां पर लिख दिया। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव एक लेजिस्लेटिव इससे बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव का ही कुछ मेंबर एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सब एग्जीक्यूटिव हो गया। तो इससे बड़ा सर्कल हो गया लेजिस्लेटिव का। और लेजिस्लेटिव कहां से आते हैं? लोग से। तो सबसे बड़े हो गए सुप्रीम पावर कौन है? पीपल। पीपल जो है वो उनमें से कुछ लोग लेजिस्लेटिव में आते हैं और इनमें से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, और मेरा जुडिशियरी जो है वो एकदम सेपरेट है। जुडिशियरी एकदम सेपरेट है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है फेडरलिज्म? वर्ड का यूज जो है हम लोग बहुत बार देखे हैं कि क्या होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, पावर डिवाइड किया गया है किसके किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक है, तो पावर डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच। अभी एक चीज देखिए आप कि पावर सेंटर, तो सेंटर में क्या क्या होता है? सेंटर में सेंटर का लेजिस्लेचर होगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है, स्टेट में स्टेट का लेजिस्लेचर होगा, स्टेट का एग्जीक्यूटिव होगा। तो पावर देख रहे हैं किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है। अच्छा, एक लास्ट लाइन मैंने लिखा है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है यही दोनों फेडरल है। जुडिशियरी अपना फेडरल नहीं है। जुडिशियरी क्या है? इंटीग्रेटेड है, मतलब सिंगल जुडिशियरी है। जुडिशियरी में कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये स्टेट का है, कोर्ट स्टेट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसका सेंटर का हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और जुडिशियरी न तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है न लेजिस्लेचर का पार्ट है, सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब ये वाला हो गया स्लाइड आपको। ठीक है, और जुडिशियरी का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि जुडिशियरी ऐसा होता है। देखिए अगले स्लाइड में है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी। तो स्टेट का कोई अपना अलग कोर्ट नहीं है। ठीक है, जैसे स्टेट का अपना मिनिस्ट्री है, स्टेट का लेजिस्लेचर है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, उस तरह स्टेट का कोर्ट नहीं है अपना। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट पर खड़ा है। ऐसे करके अगर हम बनाएं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर खड़ा है। ठीक है, और इसका डिसीजन सारे कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जाएंगे तो हाई कोर्ट आएगा। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो उन सब बातों से डील करेगा, उन सब केसेस से डील करेगा जो कि
स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन में है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट दो स्टेट को मिला के हो तो दोनों का मिला के उसका ज्यूरिस्डिक्शन हो गया हाई कोर्ट का। अगर मान लीजिए कि स्टेट प्लस यूटी मिलाकर हाई कोर्ट है तो स्टेट प्लस यूटी का ज्यूरिस्डिक्शन हो गया हाई कोर्ट के पास। और इनके नीचे क्या आता है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जो कि अगर मान लीजिए कि मैटर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व हो गया। उसके नीचे और भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट आते हैं जिसमें कि सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। मुंसिफ के पास सिविल कोर्ट का केस मुंसिफ के पास जाता है और क्रिमिनल कोर्ट का केस मजिस्ट्रेट के पास जाता है, ठीक है। ये हमारा जुडिशियरी हो गया। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है, आपको ये आर्टिकल ध्यान में है? कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जुडिशियरी जो होगा वो अपना एग्जीक्यूटिव से अलग होगा? ये आप देख लीजिएगा, डीपीएसपी में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने रखा है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जैसे पार्लियामेंट को हमने लिखा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन जुडिशियरी स्ट्राइक डाउन कर सकता है कोई भी लॉ और अमेंडमेंट को। हाँ, कोई भी लॉ और अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको स्ट्राइक डाउन करने का अधिकार किसको है? जुडिशियरी को। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में डायरेक्ट ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ, कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनसे ये कंफर्म होता है कि जुडिशियरी को ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जैसे आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट वाला है, ठीक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक था? 12 से 35 तक। तो इसमें जो है आर्टिकल 13 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई लॉ और अमेंडमेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, ठीक है, एज पर आर्टिकल 13। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है रीट जारी करने का। रीट जारी करने का 5 तरह का रीट होता है, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्स्यूरारी, हाँ, इस तरह और भी 2 है, ठीक है। तो क्यू वारंटो, तो ये रीट जारी कर सकता है किस लिए? अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर किसी पर्सन इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट, बिना अपील के डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उसको ये नहीं बोल सकती है कि तुम हाई कोर्ट के थ्रू आओ या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू आओ, क्योंकि चूंकि वो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और इस आर्टिकल को इसलिए हम लोग बोलते भी है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ये खुद ही, एक्चुअली क्या है ना कि आर्टिकल 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। तो ये मतलब ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है और ये अधिकार देता है इंडिविजुअल को कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से रीट जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 136 क्या है? 136 है कि स्पेशल लीव टू अपील बोलते हैं, स्पेशल लीव टू अपील, हाँ, स्पेशल लीव टू अपील, हाँ, टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट क्या है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे, हाँ, कि भाई कोई लॉ जो है या अमेंडमेंट जो है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, या वायलेट कर रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पेशल लीव के तहत जो है वो केस को एक्सेप्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 136। 226 क्या है? इसमें जो है वो हाई कोर्ट को ये पावर दिया हुआ है कि आप जो है वो रीट जारी करो, ठीक है। तो हाई कोर्ट का पावर जो है वो 226 में, वहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए, हाई कोर्ट किसी और चीज के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये क्या कहते हैं कि ये नहीं है कि भाई मतलब एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट को, ये इसके साथ है, मतलब हाई कोर्ट के साथ है, पैरेलली है, ठीक है, ये पावर रीट वाला। तो ये आप ये देख लिए। और 227 जो रिलेटेड है वो 227 है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का पावर है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब
सुपरिटेंडेंस का पावर है कि सारे कोर्ट का वो ये सुपरिटेंडेंट करेगा कि कोर्ट्स का डिसीजन जो है और भी लोअर कोर्ट्स का डिसीजन जो है वो सही है कि नहीं। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आई थिंक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का है। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है कि राइट ऑफ सिटीजन वर्सेस पावर ऑफ स्टेट। राइट ऑफ सिटीजन किससे डिसाइड होता है? फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से 35, इससे राइट ऑफ सिटीजन मिलता है। पावर ऑफ स्टेट किससे होता है? डीपीएसपी से। ठीक है, ये होता है 36 to 51, ये पार्ट 4 एंड दिस इज पार्ट 3। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्या कहते हैं पावर हैं जिसमें ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब कुछ केसेस जो है डायरेक्ट इसके पास पहुंच जाएंगे, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच का कोई क्या कहते हैं केस बना, या सेंटर एंड स्टेट एक तरफ और कुछ स्टेट एक तरफ। ठीक है, या ये सेंटर एंड स्टेट एक तरफ या स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो इस तरह में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल पावर होता है। उसके बाद एपीलेट मतलब अपील के थ्रू, हाई कोर्ट से अपील के थ्रू जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रीट का हमने देख लिया। एडवाइजरी पावर ये हुआ कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, 143 आर्टिकल के तहत ये एडवाइस करते हैं अगर प्रेसिडेंट इनसे क्या कहते हैं ओपिनियन मांगे तो, बट बाइंडिंग नहीं होता है इनका एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है। और मैं फर्दर डिटेल में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट का पावर और जितने भी सारे चीज है डिफरेंट डिफरेंट दोनों का क्या कंपैरिजन, हाँ, वो मैं अलग से आर्टिकल में करूंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैंने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि आर्टिकल नंबर 21 का सहारा लेना पड़ेगा। इस आर्टिकल के तहत ही ये डिस्कस हो सकता है। ठीक है, मतलब इजिली डिस्कस हो सकता है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, मतलब ये इसका लाइन जो है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब ये होता क्या है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बना दिया है, ठीक है, और उसको उसी के फॉर्म में अगर फॉलो किया जाए तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हुआ। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपकी लेजिस्लेचर जो है कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो कि मे भी फेयर नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन चूंकि वो लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो वो उसी फॉर्म में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हमारे कहने का अर्थ ये है कि डीपीएल जो है ये यूएसए में फॉलो होता है, अपने के यहाँ पीईबीएल फॉलो होता है। ठीक है, इंडिया में डीपीएल मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे पीईबीएल अगर ये है पीईबीएल, तो डीपीएल इससे बड़ा है। मतलब अगर कोर्ट ये लेजिस्लेचर कोई लॉ बना दिया तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है कि इसी को फॉलो करना है, लॉ के बाहर नहीं जाना है। आपको अलग से सोचने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोर्ट्स जो है, जुडिशियरी जो है, कोई भी लॉ बनाया हुआ है तो जुडिशियरी को बस ये बताना है कि भाई हाँ ये लॉ जो है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है फॉलो। इसको अपने से खुद से नहीं सोचना है कि ये लॉ फेयर है कि नहीं है, राइट है, जस्ट है या आर्बिट्रेरी है। ये ये कोर्ट को सोचना नहीं है। कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ पीईबीएल फॉलो करना है। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसा कोर्ट अपने मतलब जो पीईबीएल है उससे ऊपर बढ़कर जो एस्टैब्लिश्ड किया है कन्वेंशन, ये लॉ, उससे ऊपर बढ़कर अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन देता है तो वो बोलेंगे कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर जो हमारा प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड है, जो ये क्या कहते हैं लॉ जो बनाया गया है, हाँ, उसके पेरिफेरी के अंदर में ही रह के
अगर जुडिशियरी जो है वो डिसीजन देता है तो ये इसका मतलब है कि ये पीईबीएल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पीईबीएल के तहत ये हो सकता है कि कोई पर्सन को जो है वो उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर प्रोसीजर पार्लियामेंट मान लिया ऐसा लॉ पास करता है कि जिसमें कि ये बोला जाता है कि भाई पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी टेकन ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा कि कोर्ट जो है वो देखेगा कि अरे ये तो ऐसा ही लॉ है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको इसके लाइफ से डिप्राइव कर सकते हैं। बट ये हुआ पीईबीएल। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है इससे ज्यादा ऊपर उठकर सोचता है और बोलता है कि नहीं ये तो लॉ जो है वो फेयर नहीं है या आर्बिट्रेरी लॉ है, तो वो कहेगा कि नहीं ये आपका लॉ जो है वो सही नहीं है और इस लॉ के तहत हम डिसीजन नहीं देंगे। तो वो हुआ कि डीपीएल मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है, समझ गए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ग्रेटर देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, आई थिंक नाउ आई एम क्लियर। अच्छा, एक चीज और इसमें बताना था आपको कि जैसे 1978 के पहले सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया था बिफोर 1978 किस केस में, आर्टिकल 21 को लेकर, ठीक है, उसमें इसका इंटरप्रिटेशन जो था वो नैरो था। जैसे गोपालन केस, उस समय इसका इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन जो था वो काफी नैरो था और वो फॉलो कर रहा था पीईबीएल, ठीक है। इसके बाद 1978 के बाद मेनका गांधी केस के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना एम्बिट बढ़ा रहा है और वो पीईबीएल जो है पीईबीएल को जो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में उसको क्या कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको इक्वल मान रहा है डीपीएल के, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये बात पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा जो उसको क्या बोलते हैं आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, तो उस तरह की चीजें फॉलो कर रहा है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ये सब बेसिक्स था, ठीक है। अगली बार मैं कुछ और टॉपिक्स पर बेसिक लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको बेनिफिट मिले। अगर अगर कोई और किसी भी और टॉपिक का आपको लगे कि हाँ रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।